जैसे आपकी पहचान बढ़े वैसे वैसे शांत रहना सीखिए। याद रखिए, आवाज़ सिर्फ सिक्के करते हैं, नोट नहीं। दो 16 सितंबर 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। करीब 28 साल की एक महिला अपनी 3 से 3.5 साल की बेटी के साथ अजमेर की सड़कों पर घूम रही थी। इधर से उधर जब जा रही थी तो उसकी बेटी का हाथ तो कभी हाथ में होता है, कभी उस गोद में लेती है, तो कभी अपनी पीठ पर बैठा लेती है। इसी बीच में दिखाई देता है कि बेटी को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें यह चाहिए। बड़े प्यार से दुलार से बेटी हाँ करती है तो वह दिला देती है। उसी तरह से माँ और बेटी लगातार कभी चल रही थी, कभी रुक जाती है, कभी गोद में ले लेती है। पर सागर किनारे पहुंच जाते हैं, नदी किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपनी बेटी को लेकर अनार सागर झील के किनारे पहुंचती है तो थक चुकी होती थी और थक चुकी थी, इसलिए वह आराम करना चाहती थी। बेटी भी चलने में थोड़ी असमर्थ हो रही थी, परेशान हो रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर इस झील के किनारे बैठ जाएंगे और बैठने के बाद फिर यहाँ से चल देंगे। अब वो बेटी भी क्योंकि थक चुकी थी, चलते चलते काफ़ी परेशान हो चुकी थी, काफ़ी पैदल चल चुकी थी। इसी बीच में उसे अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठाने के बाद वो लोरी सुनाने लगी, गीत गाने लगती है। जब लोरी सुना रही थी तो गीत गा रही थी तो बेटी कब जा अपनी माँ की लोरी में सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि जैसे कि बेटी सो जाती है। इसी बीच में माँ अब चारों तरफ देखती है, इधर उधर देखती है और बार बार अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही थी, आरू बेटा तुम सो गए हो, आरू बेटा करके कई बार आवाज़ लगा जाती है। लेकिन आरू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि अपनी माँ की आगोश में सो गई थी। अपनी माँ की गोद में जब सो जाती है तो उससे ना कोई फिक्र थी, ना कोई चिंता थी। बस उसको लगता था कि मेरी माँ है और अपनी माँ की गोद में सो रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे की माँ होती है। महिला ने चारों तरफ देखा, बच्चे की माँ ने जब चारों तरफ देखा, उसने बड़े आराम से कोई नहीं देख रहा है करके तभी अपनी बेटी को जो सो रही थी उससे उठाती है, उठा के सीधा झील में फेंक देती है, नदी में फेंक देती है। जैसे ही नदी में फेंकती है उसके बाद वहाँ आराम से इत्मीनान से अपनी बेटी को देखती रहती है। जैसे कि बेटी को झील के अंदर फेंका जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बेटी को झील के अंदर फेंका जाता है तो उसके अंदर से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। वो जैसे ही कोई घड़ा पानी में डूबता है, घड़े में अपना रिस्पॉन्स आता है, यानी कि पानी जाता है तो उसके अंदर का हवा बाहर होती है, हवा बाहर निकलती है। और इस तरह से जब वो लगातार लड़की सांस लेने की कोशिश करती है, जब बेचैनी होती है पानी के अंदर, तो इसी बीच में पानी के बुलबुले बाहर आ रहे थे। करीब करीब 2 मिनट तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। माँ अपनी बेटी को देखती रही और जब आखिर में ये बुलबुले बिल्कुल आना बंद हो गए इम्तहान से, अब कोई हलचल नहीं हो रही थी, तभी महिला यहाँ से निकल जाती है। वो यहाँ से निकलती ज़रूर है दोस्तों, कहानी बता रही हूँ लेकिन दर्द भी हो रहा है दिल को। ऐसी माँ भी होती है। इसके बाद वो एक ऐसा सॉन्ग रचती है जैसे नाटक रचती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तो बेटी जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भावुक हो जाएंगे। और कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन कलयुग में ये सब हो रहा है जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है राजस्थान की, उत्तर प्रदेश जिले में अजमेर का एक थाना लगता है कृष्णगंज थाने के प्रभारी होते हैं अरविंद चरण। दरअसल अरविंद चरण 17 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास 10 से 12 किलोमीटर उत्तर प्रदेश बनारस में एक फोन मिलाते हैं। मिलाने के बाद कहते हैं कि क्या मेरी बात राजू कनौजिया से हो रही है। इधर राजू कनौजिया कहते हैं कि हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं सीओ बात कर रहा हूँ। अरविंद चारण और यह जिला अजमेर लगता है, थाना लगता है कृष्णगंज। यहाँ दरअसल अजमेर में एक अनार सागर है। अनार सागर के पास एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के पास एक झील भी है। वो झील के पास एक लड़की की लाश मिली है और उस लड़की की जो शिनाख्त हुई है, उसकी पहचान हुई है काव्या उर्फ आरू, जिसकी उम्र 3 से 3.5 साल के आसपास की है। यानी कि राजू कनौजिया ने जैसे ही उस पुलिस वाले का फ़ोन सुना, उसके सुनने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार यह सब क्या चल रहा है। फ़ोन पर बात सुनने के बाद वह समझ नहीं पा रहा था। दोबारा से फ़ोन करके पूछताछ करते हैं, साहब मुझे एक बार फिर बता दीजिए क्या बात है।
वो कहते हैं आपको यहाँ आना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके जल्दी आ जाओ। बस ये फ़ोन काटा है। काटने के बाद राजू कनौजिया इतना परेशान हो जाता है कि सीधा बनारस के लिए रवाना हो जाता है और सीधे एक जगह लगती है वहाँ सलाहपुर। वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, बहुत बड़ी अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हो गया, तुम जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, बुआ को भी साथ ले आना। देवी कनौजिया को कहता है, साथ ही बुआ सोनू को भी कहता है कि इन्हें भी साथ चलना है, बस जितनी जल्दी हो सकती है। वहाँ से अपना घर से दूर था बस, और उसको इतना लंबा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन उस सफ़र को उसने बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की। माँ के पास जाता है। जितनी जानकारी अभी एसईओ की तरफ से मिलती उतनी ही जानकारी उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने तब तैयारी कर ली थी और यहाँ से 1027 किलोमीटर का समय तय करने के लिए निकल गए। उसकी बेटी की लाश जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल मोर्चरी के अंदर रखी हुई है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये सब झूठ है। वो यही चाहता था कि यही दुआ कर रहा था कि जो भी सच उसने सुना है वो सच ना हो, यह झूठ ही होना चाहिए। आखिरकार जब ये सब बताता है, बैठता है, उसके बाद फिर ट्रेन में सफ़र करता है। जब ये बैठा हुआ था तभी उसने पहले सफ़र की याद आती है, जो सफ़र उसने 2021 में तय किया। दरअसल जब यह एक बस के अंदर बैठा हुआ था, उसी बस के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को इस राजू नाम के लड़के ने जब देखा तो उसने नज़रें मिलती हैं। नज़रें मिलने के बाद नज़रें अलग हो जाती है। लड़की फिर से उसे देख रही थी। यह पहली ऐसी मुलाकात थी। एक दूसरे को देख रहे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी और लड़का अपने आप में एक अलग ही खुमार में था, अलग ही खुशियों में था। उधर जो लड़की थी वो भी एक अलग खुमार में थी, अलग ही खुशियों में थी। अब दोस्तों आखिरकार वक्त बीत जाता है। वक्त बीतने के बाद फिर एक लड़का बस में बैठा था। उसी बस के अंदर लड़की दिखाई देती है। जैसे वो लड़की दिखाई देती है तो लड़के के चेहरे पर एकदम से चमक उड़ जाती है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है दोस्तों, उसे देखकर जितना लड़का खुश हो रहा था उससे ज़्यादा कहीं वो लड़की भी खुश हो जाती है। जाता है पास जाकर कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। लड़की भी इंतज़ार में थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। लड़के ने बताया, मेरा नाम राजू है, राजू कोनिजिया है, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ है, माँ का नाम देवी कोनिजिया है, 2 भाई हैं हम। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और बताओगी। लड़की ने कहा कि मेरा नाम अंजलि है उर्फ प्रिया सिंह। दोनों की दोस्ती शुरुआत होती है। अब वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और बहाना जब ढूंढने लगते हैं तो एक दूसरे से मिलने का। दोस्तों चाहे बस कुछ भी हो, पार्क में हो, कहीं भी हो, दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों साथ साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, यानी कि वो प्यार में बदल जाती है। एक ऐसा रिश्ते का जन्म होता है। इन्हें प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद लड़के ने अपनी माँ से कहा और लड़की ने अपने परिवार से कहा, और दोनों ने जब ये बात छेड़ी अपने अपने परिवारों में, तो अपने परिवार से कहा तो दोनों ने जब तब दोनों की शादी हो जाती है। परिवार के लोग उनमें शादी में शामिल हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अब खुशियों के दिन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यह साल 2022 में, यानी कि शादी के ठीक 1 साल के बाद दोनों की एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है आरू। काव्या उर्फ आरू इतनी लाडली होती है। अब चाहे वो ननिहाल के हो या फिर कहीं की भी, बच्ची को इतना प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी नौकरी है, मुझे बनारस रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर माँ के साथ रहो, तुम्हारी मर्जी है। तुम मेरे साथ रहना चाहती है तो रह लो, या माँ के साथ रहने चाहती है रह लो, कहीं रोका टोकी नहीं है। लड़की कहती है, यानी कि उनकी पत्नी कहती है, मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी। अब इसके बाद बनारस में रहने लगते हैं। बनारस में जब रह रहे थे तो इसी बीच में सब कुछ ज़िंदगी बढ़िया चली थी, ठीक ठाक चल रहा था। वक्त आगे बढ़ते रहा। साल 2024 यह बात है। दरअसल उसका एक दोस्त का फ़ोन आता है। जब दोस्त ने जानकारी देने की कोशिश की तो चाल ढाल तो आँखें, बाल, कपड़े ऐसे थे, सब कुछ वैसे ही लग रहा था। लेकिन राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ वक्त और बीत जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से एक दोस्त का फ़ोन आता है। कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसी भाभी है। वो बार बार बताता है भाभी जैसी लग रही है, बिल्कुल भाभी की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ कोई लड़का है। मैं उस लड़के को नहीं जानता, वो लड़का कौन है। अब ये दूसरी बार ये बात सुनी जाती है। तब उसे राजू को थोड़ा अजीब सा लग रहा था
लेकिन आखिरकार ये बात क्या होता है, राजू को अब यह यकीन होने लगा था कि धीरे धीरे वह नौकरी पर जाता है, उसकी पत्नी घर पर रहती है। घर पर कोई शख्स है जो आता है या फिर यह उससे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। अब उसने यही जानने की कोशिश की। अब एक दिन उसने कुछ ऐसे पता चलता है कि उसने अपने जो जासूस थे, अपने जो दोस्त के साथ के थे, उसने लगाए, जो पता चलता है कि मकान मालिक का बेटा है। और मकान मालिक का बेटा जिसका नाम अखिलेश गुप्ता है। दरअसल अखिलेश गुप्ता का उसकी पत्नी अंजलि प्रिया के साथ कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं जैसे नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। ये दोनों अब उसकी गैर मौजूदगी में अपने पति के घर में न होने पर जब भी मौका तलाशते हैं, जब भी मौका मिलता है। ऐसे स्थिति में थे। एक दिन इन दोनों में कुछ झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, कहासुनी भी हो जाती है। और बार बार अपनी पत्नी को समझाता है कि हम लोग स्थिति में मिले, तुमने मुझे मतलब प्यार में धोखा दे रही हो, इस तरह बच्ची को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, कुछ इस तरह की बातें वो बार बार समझाता है अपनी पत्नी को। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें जैसा सुना है ना वैसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पे इंजाम मत लगाओ झूठा। एक दिन वो अपने घर पर आया। घर पे आने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थका हूँ, एक काम करो, खाना पीना खाता हूँ और खाना पीना खाने के बाद सो जाता हूँ। वो सो जाता है और सोने के बाद, क्योंकि आज वो सो नहीं रहा था बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्या? नहीं, और वो सो जाता है। उसकी पत्नी उसे बार बार आवाज़ लगा रही थी, राजू राजू, लेकिन राजू उठने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब वो बिल्कुल उसे इत्मीनान हो जाता है कि राजू सो चुका है, वो छत पर दबे पाँव जाती है और वहाँ जाने के बाद उसका पहले से ही अखिलेश गुप्ता यानी कि उसका दोस्त, उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ वक्त के बाद ऊपर जाता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाते हुए देख लेता है। दोस्तों उसके बाद फैसला कर लिया कि अब तो हम यहाँ नहीं रहेंगे किसी भी कीमत में। इसके बाद यहाँ से अपना कमरा छोड़ते हैं, दूसरी जगह रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी जगह रहने के बाद लेकिन फिर भी जिसकी कैसी आदत हो शायद ही वो कहाँ छोड़े, का मिलना जुलना बंद नहीं हो रहा होता है। इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं होता है। इतनी हालत बिगड़ जाती है कि यह लड़का बार बार थाने जाता है अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए, अखिलेश गुप्ता की शिकायत करने के लिए। मेरी पत्नी को बार बार परेशान कर रहा है। आखिरकार पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने पर कहाँ समझ पा। उसके ऊपर इश्क का बोझ जो चढ़ा है। कोई समझाने के बाद घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की, जो इसके रिश्ते में दोस्त थे या फिर जो भी परिवार के लोग थे, सब ने ही अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन लड़की थी कि अपनी हरकतों से बात नहीं आ रही थी। और एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बेटी को उठाती है और अपना सामान उठाती है, और सामान उठाने के बाद और अपना सामान लेती है और बनारस से सीधा इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद पहुंचने के बाद अपनी बहन के पास जाती है और कहती है मैं अपनी बहन के पास ही नौकरी करूंगी, यहीं रहूंगी, अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। गुस्से में वो अपने पति का जो मोबाइल था उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। आखिरकार कुछ दिन होने लगे, नौकरी करती है, अपनी बेटी को भी आखिरकार कुछ दिन वो नौकरी करती है और अपनी बेटी को भी वहीं पर रखती है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि फरवरी 2025 की बात है, उसने इलाहाबाद से अचानक गायब हो जाती है। अब ना बेटी मिल रही थी और ना ही अंजलि मिलती है। अब उसको जो पति राजू है इतना परेशान हो जाता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाता है। पता करने की कोशिश करते हैं तो कहाँ है दोस्तों। उसके बाद गुमशुदगी का भी रिपोर्ट लिखवाते हैं, साहब मेरी पत्नी और मेरी बेटी ढूंढ दीजिए, वहाँ भी कहीं नहीं है, कहीं ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। ज़्यादा बेहतर है कि आखिरकार पुलिस ने कोशिश करने के बाद संपर्क हो जाता है। जब संपर्क होता है तो अंजलि और प्रिया से बातचीत हो जाती है और अंजलि और प्रिया कहती है मैं इस व्यक्ति के साथ हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं बहुत दूर हूँ और इससे दूर कहीं रहना चाहती हूँ। यानी कि उसने अब राजस्थान प्रदेश के ज़िले अजमेर को चुना। अजमेर में एक दाता नगर एक जगह लगता है, वहाँ पर कमरा किराए पर लेती है। कमरा किराए पर लेने के बाद एक नौकरी ढूंढती है, होटल में नौकरी लगती है। होटल में जब नौकरी करती है, अखिलेश भी जॉब कर रहा था और ये दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। तभी राजू कोनिजिया पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ कहता है साहब पत्नी आना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी को दिला दो, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता हूँ और मेरी
माँ बेटी को अच्छे खासा पाल लेगी, देखभाल करेगी, लेकिन इस लड़की ने, अंजलि उर्फ प्रिया ने सब इनकार कर दिया, यानी कि उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आरू के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकती, मैं आरू को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगी। जब यह बात सुनती है तो पुलिस वालों ने कहा माँ से ज़्यादा बच्चा का ख्याल कोई नहीं रख सकता है, हम माँ को उसके बच्चे से नहीं छीन सकते हैं, इसलिए बच्चे को माँ से नहीं छीन सकते हैं, इसलिए राजू तुम्हें यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। जब पुलिस वालों ने समझाया बुझाया तो मान जाता है, क्योंकि वो कानून से बाहर नहीं जा सकता है। आखिरकार ये सब बातें सफ़र करते करते याद आती है, बार बार याद कर रहा था कि काश उस दिन पुलिस वालों ने मेरी बेटी को दे दिया होता है, शायद यह खबर ना मिली होती तो अजमेर पहुंच जाता। और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी के अंदर अपनी बेटी की लाश को देखता है, रोता है, बिलखते हुए पुलिस वालों से सिर्फ एक बात कह रहा था कि अब क्यों दे रहे हो, क्या करूँगा मैं इसका। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर जा रहा था, रो रहा था, जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ से पूरी हॉस्पिटल गूंज गया, क्योंकि वो पत्रकार भी उन आवाज़ों को सुन रहे थे। लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया, अखबारों में जब एक खबर छपनी शुरू हुई, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आज राजू बार बार पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल क्यों कर रहा है कि साहब क्या हुआ, मेरी बेटी को क्यों मारा गया, बस यह बता दीजिए। तब ये बताने से पहले उस लड़की से मुलाकात कराते हैं, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में ये सामने आता है कि 16 सितंबर और 17 सितंबर 2025 की सुबह 4 से 5 बजे के आसपास आना सागर से बजरंगगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर डीओ गोविंद सिंह, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, एक हेड हॉस्पिटल, धर्मराज का हॉस्पिटल, मोहन, ये सब लोग, चारों लोग जा रहे थे और अचानक इन्हें रास्ते पर आना सागर से बजरंगगढ़ की तरफ जाते हुए एक महिला दिखाई देती है और एक पुरुष दिखाई देते थे। और पुलिस वालों ने जैसे ही सुबह का वक्त था उन्हें रोक के कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। वो कहते हैं कि साहब हम यहीं दाता नगर में रहते हैं और दरअसल मेरा नाम अंजलि है, मैं एक होटल के अंदर रिसेप्शन में काम करती हूँ। ये सब जानकारी पुलिस वालों को देती है। और मेरे पति है जिसका नाम अखिलेश गुप्ता है, दरअसल हमारी बेटी ना यहाँ सिटी हॉस्पिटल में, दाता नगर सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी और रात का कुछ इस तरह से वक्त हो रहा था, जैसे ही सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले की तरफ जा गई तो वहाँ मेरी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन आप सर परेशान मत होइए, मैं अपनी बेटी को कहीं न कहीं ढूंढ लूँगी, तलाश करूँगी, आप चले जाइए। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार कोई गायब होता है तो पुलिस के पास जाते हैं, कुछ बात होती है तो पुलिस के पास जाते हैं, जब परेशानी होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। इनके पास खुद चल के आई है पुलिस, तो फिर भी ये मना कर रहे हैं, तो बात क्या है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस को जैसे ही शक होता है, पुलिस अपनी हरकत में आना शुरू करती है। पुलिस बार बार पूछती है, बयान लिए जाते हैं, तुम्हारी बेटी कब थी, कब कहाँ गायब हुई थी और कहाँ पर देखी, किस वक्त देखी, एक एक बात पूछ रहे थे। पूछते पूछते उन्हें फिर उसने, जब ये बात हर बार नया बयान दे रही थी, बयानों में विरोधाभास हो रहा था। विरोधाभास होने के बाद पुलिस की टीम रात में ही हरकत में आ जाती है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद ये पता चलता है, पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 10:30-11 बजे से लेकर 1 बजे तक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ कहीं सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। कभी इधर घूम रही थी, कभी उधर घूम रही थी, कभी उसे गोद में उठा रही थी और कभी उसको पैदल चला रही थी। माजरा क्या है, क्योंकि उनको लग रहा था कुछ न कुछ माजरा तो है। और कभी उसे कंधे पर भी बिठाती है, कभी उसे खिला रही थी तो कभी दुलार कर रही थी, उसे लगातार प्यार कर रही थी। लेकिन रात को 1:30 बजे, लगभग 1:30 बजे के बीच 10 मिनट का अंतर रहा होगा। इसी बीच में जब पुलिस वालों ने उसे पूछने की कोशिश की, सख्ती से जब पूछताछ किया, तब उसने सच बताना शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में तो गूंगे भी बोल जाते हैं। ये क्या चीज़ थी। जब शुरू किया तो उसने कहा, साहब मैं जाकर झील के किनारे बैठ जाती हूँ, वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी को दुलार करती हूँ, पुचकार करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, और करने के बाद बेटी जब सो जाती है, जैसे ही वह बेटी सोती है, उसके बाद उसको झील के अंदर फेंक देती हूँ, उस पानी में फेंक देती हूँ। और जब तक वहाँ रुकी हूँ, का मतलब बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक बेटी मर नहीं जाती, वहाँ पर से मैं चली जाती हूँ। मैं बैठती उठती नहीं हूँ, फिर वहाँ से मैं चली जाती हूँ। यहाँ से आने के बाद रात के लगभग 2 बजे के आसपास से अपनी बेटी
इस प्रेमी को, जो उसका लिव इन पार्टनर था, दोस्त था, उसी के जिस होटल में जॉब करती थी उसी में चली जाती हूँ। क्या होता है, पुलिस वालों ने पूछा कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। इसका जवाब था कि जब पुलिस वालों ने जब बेटी की हत्या बारे में पूछा तो उसने कहा कि पिछले कई महीनों से बस एक ही दर्द, एक ही तकलीफ महसूस कर रही हूँ, जब जब अखिलेश गुप्ता के वो पास जाती है, अखिलेश गुप्ता उसको लगातार ताने मारता है, यह बेटी किसी दूसरे की है, दूसरे का खून है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और इसी बात को देखते हुए वो अपने पति को अखिलेश के लिए छोड़ के आई थी और यहाँ पर अखिलेश उसके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसका प्रेमी चाहता था कि बेटी न हो। इन दोनों के बीच में इतना तनाव की स्थिति पैदा हो जाती, रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े होते थे और झगड़े की मेन वजह थी उस छोटी बेटी आरू। उसमें इतने झगड़े होते हैं उसको लेके उसने फैसला की कि मैं आरू को रास्ते से हटा देती हूँ और हटा दूँगी। और इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग करी अपने प्रेमी को खुश करने के लिए, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर डाली कि उसने अपनी प्लानिंग के कुछ घंटों के बाद जब दुनिया के सामने आती है तो माँ का ऐसा भयानक रूप सामने आता है कि इस दुनिया की इस रूप की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बच्ची को पिता के हवाले कर दिया जाता या उसकी दादी के हवाले कर दिया जाता। वो अपनी बेटी को लेकर अपने वतन, अपने घर चले आते। अपने जब घर आ जाते तो जहाँ जहाँ खबर फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और इसी बीच एक फ़ोन आता है कि इसके पास राजू के पास जैसे ही फ़ोन आता है तो अंजलि बोल रही थी कि अंजलि ने कहा कि मैं जेल जा रही हूँ, आप मुझे यहाँ से छुड़ा लो। जैसे ही राजू ने ये बात सुनी, राजू को कहा कि तुम्हें क्यों छुड़ाऊँ, तुम मेरी बेटी को मार दिए हो, तुम उसकी कातिल हो, तो मैं तो किसी भी कीमत पर नहीं छुड़ा सकते। अंजलि फिर से कहते कि मैं उसे फेंकना नहीं चाहती, तुम आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ बता दूँगी मैं तुम्हें, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। वो कहता है कि मैं सब कुछ वीडियो देख ली है, सारी वीडियो मुझे पुलिस वालों ने दिखा दी है, अब तुम मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप कहती है, वो कहता है कि मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना बता दो कि क्यों मारा मेरी बेटी को। अंजलि कहती है, यानी कि उसकी पत्नी कहती है, गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छुड़ा लो, मुझे माफ़ कर लो। एक पिता अपना बेटी का दर्द कैसे माफ़ करेगा। इस तरह की बातें फिर से शुरू हो जाती है। राजू कहता है तुमने गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, काश तुम मेरी बच्ची को मुझे दे दी होती, मैं तुमसे बार बार अपनी बच्ची की मांग रहा था, मारने से पहले एक बार फ़ोन कर लेती, मैं तुरंत चला आता था। जब अंजलि ये बात सुनती है कि इस लड़की के लिए मेरे से लड़ गई थी और तुमने उसी लड़की को मार दिया, तुमने उसी लड़की को इस तरह से मार दिया, बार बार बस एक बात की जा रही थी कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ, बार बार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन राजू के कानों पर माफ़ी की आवाज़ ही कहाँ जाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चे के गम में इतना दर्द हो रहा है उसको, शायद ही कोई शब्द नहीं है। लोगों को पता चलती है कि यह बात पता चलने के बाद लोग बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं कि अफसोस की बात थी कि एक माँ आखिरकार अपनी बेटी को ऐसा कैसे मार सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद किसी को भी परेशान करना या ये घटना सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। आपने भी सुना होगा, इसी बीच एक लड़की ने माँ को मार दिया, नन्ही सी जान को मार दिया। किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टि जो गलती उसकी माँ की है निकल के आई है, साथ ही अखिलेश गुप्ता की भी है। गलतियों को ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है कि इसका हत्याकांड में कितना हाथ है, किसका हत्याकांड में कितना हाथ है, कौन दोषी है ज़्यादा। दोस्तों, किसका रोल कितना है, जिसका भी रोल होगा उसको सज़ा जरूर मिलेगी। जाते जाते दोस्तों मैं इतना कहती हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखें। भगवान हमेशा आपको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे, कभी भी बुरी बला आपके ऊपर कभी ना आए। दोस्तों, लव यू दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर नई घटना के साथ कल आऊँगी दोस्तों। लव यू।